बिल्कुल यही जगह थी। मैंने थानू को बताया कि एक संकरा सा नाला इस जगह से कितनी दूर दक्षिण की तरफ बहता है। तो थानू से पूछता है कौन? लेखक। लेखक पूछते हैं थानू पता करो तो, यहाँ से पता करो तो कि संकरा सा नाला इस जगह से कितनी दूर है। एक नाला का नाम है संकरा। क्या नाम है? शंकरा। यहाँ से कितनी दूर है पता लगाओ तो। वही नाला के किनारे तिरिश जाता था पानी पीने के लिए। अगर वो नाला मिल जाएगा तो तिरिश भी मिल जाएगा। हो ना हो पापा को तिरिश वहीं पर मिला होगा, क्योंकि सपना में भी मुझे वही नाला आता था, वही जंगल आता था, वही तिरिश आता था। वही तिरिश होगा। कितनी दूर? दक्षिण की तरफ बहता है, और वो दक्षिण की तरफ बहता है। किस ओर? दक्षिण की तरफ। अधिकतर नाला को देखिएगा या अधिकतर नदियों को देखिएगा तो दक्षिण से उत्तर और उत्तर से दक्षिण बहता है। देखे हैं? गौर किए हैं? अधिकतर नदी कभी नहीं देखिएगा कि पूरब से पश्चिम बहते हैं, लेकिन अपवाद में बहता है, अपवाद में बहता है। लेकिन बहुत ऐसे नदी हैं जो उत्तर से दक्षिण बहती रहेगी, ठीक है, और दक्षिण से उत्तर बहती रहेगी। नाले के ऊपर जहां बड़ी बड़ी चट्टाने हैं वहां किक्कर का एक बहुत पुराना पेड़ है। किसका? किक्कर। किक्कर का पेड़। अगर मान के चलिए दक्षिण की ओर जाइएगा तो आपको एक नाला के किनारे एक आपको किक्कर का पेड़ मिलेगा। किसका पेड़ मिलेगा? किक्कर का पेड़ मिलेगा। अगर किक्कर का पेड़ मिल जाए तो समझिएगा सपना मेरा सच था, ठीक है। नाले के ऊपर जहाँ बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, और कहाँ क्या क्या मिलेगा? बड़ी बड़ी चट्टाने। वहाँ किक्कर का एक बहुत पुराना पेड़ है जिस पर बड़े शायद के छत्ते हैं, और जिस पर शहद के छत्ते रहेगा। यानी कि इसका छत्ता रहेगा किस पेड़ पर? किक्कर के पेड़ पर। मधुमक्खी का छत्ता रहेगा। उन्हें देखकर लगता है कि वे कई शताब्दियों पुराने हैं, और उन्हें देखकर लगता है कि कई वर्षों से, कई पुराने वर्षों से यहाँ पे छत्ता लगाया जा चुका होता है मधुमक्खियों के द्वारा। मैं उस भूरे रंग की चट्टान को जानता था, ठीक है, वही भूरे चट्टान के मतलब जो छिद्र होता था, जो जिसको कहते हैं दरार, वहां से ही तिरिश निकलते थे, ठीक है। उस भूरे रंग की चट्टान को जानता था जो बरसात भरे नाले के पानी में आधी डूबी रहती थी। अब बरसात के समय में जो भूरे रंग का जो पत्थर था वो आधा डूबा हुआ रहता था, आधा दिखाई पड़ता था। और अजब अजब वनस्पतियां वहां से उगाती थी, और अजीब गजीब जो वहां की वनस्पतियां थी। वनस्पतियां जो घास पुआर होता है, जो जंगलों में छोटा छोटा झाड़ी होती है घास पुआर, उसी को वनस्पति कहा जाता है। चट्टान के ऊपर हरी काई की एक परत सी जम जाती है, और चट्टान के ऊपर हरी काई की जैसा, जिसको हम शैवाल कहते हैं। कभी कभी कोई भी चीज अगर पानी में कोई भी चीज रहेगा डूबा तो हरा रंग का प्रतीत बन जाता है, हरा रंग बन जाता है, तो जिसको हम काई बोलते हैं, काई बैठ जाता है, ठीक है। तो काई की जैसा रहेगा। और हम कितना बताएं, अगर इतना इतना चीज मिल जाएगा तो समझिएगा कि सपना में वही चीज था, ठीक है। सपना में हो ना हो वही वस्तु, वही चीज, वही जगह मिलता था, और पापा जी का जो दुश्मन थे, दुश्मन भी मिल जाएगा। चट्टान के ऊपर हरी काई की एक परत सी जम जाती थी। इसी चट्टान के सबसे ऊपर वाली दरार में तिरिश रहता है, और वही जो भूरे रंग का जो चट्टान था सबसे ऊपर परत रहेगा, वहां से ही तिरिश निकलता था। किस लिए? पानी पीने के लिए नाला, ठीक है। थानू इस बात को मेरी कल्पना मान रहा था, थानू इस बात को मेरा कल्पना मान रहा था कि हो न हो उदय प्रकाश सही ही बोल रहा है। जैसे जैसे बोल रहा था वो भी सुनने के लिए तैयार था। कौन? थानू। लेकिन बहुत जल्द हमें वह नाला मिल गया, लेकिन बहुत जल्दी से ही नाला उसके मिल जाता है। किसको? लेखक को। किक्कर का वह बूढ़ा पेड़ भी मिल गया, वही किक्कर का पेड़ जो सपना में आता था, वही बूढ़ा पेड़ भी मिल गया जिस पर शहद के छत्ते थे, और वह चट्टान भी वही था। तिरिच की लाश चट्टान से जरा हटकर था, और तिरिच का जो लहाज था चट्टान के बगल में था, पड़ा हुआ था। अब मिल गया, और उसको याद आया कि यही तिरिच ने मुझे सपने में आता था। उसको बहुत खुशी महसूस हुआ कि वाह बहुत अच्छा हुआ, मर गया तो। लाश चट्टान से जरा हटकर जमीन पर घास के ऊपर चित पड़ी हुई थी। लाश कैसा था? यानी कि कैसे? मतलब कि मरा हुआ,
पेट ऊपर की तरह था, ठीक है। बिल्कुल यही वही तिरिच था। मेरे भीतर हिंसा और उत्तेजना और खुशी की एक सनसनी दौड़ रही थी, एक खुशी की जैसा अभिलाषा हो रही थी कि यही तिरिच मेरा सपना में आता। ठीक हुआ कि तुम मर गया चिताने, चलो चिताने ठीक हुआ। इसके बाद है थानू ने और मैंने सूखे पत्ते और लकड़ियां इकट्ठा की और खूब सारा मिट्टी का तेल उसमें डाला और उसमें आग लगा दी, ठीक है। कौन कौन? वो दोनों, यानी कि क्या, मैंने सूखे कुछ पत्ता जमा किया, लकड़ियां इकट्ठा की, खूब सारा मिट्टी का तेल उसमें डाला और उसमें आग लगा दिया। और उसमें आग लगा दिया किसको? तिरिच को जला दिया। तिरिच उसमें जल रहा था, उसकी जलने की चिरायन गंध हवा में फैल रही थी, यानी कि ऐसा गंध फैल रही थी, ऐसा कि उल्टी कर देते वहां। विष ना है जी उसमें। अब इस चीज को कुछ भी जलाइएगा, एगो अगर मान के चले खस्सी होली उली में काटते हैं और उसका जो केस जलाते हैं, उसका होता है ना खाल को जब जलाते हैं हम लोग तो कैसा कैसा गंध आता है, छुरी की तरह कैसा कैसा गजब आता है। और वो तो कहने का मतलब विष ही है, ठीक है। सांप को जलाइएगा तो अजीब गजीब का गंध निकलेगा। अब मुर्दा को ही जलाइए ना, कैसन कैसन गंध निकलता है। मुर्दा को जलते हुए देखिए ना, उसके जलने की चिरायत गंध हवा में फैल रही थी। मेरा मन जोर से चिल्लाने को हुआ, लेकिन मैं डरा कि कहीं मैं जाग ना जाऊं। ये सब क्या हो रहा था? इस सपना में हो रहा था और इसको लग रहा है कि मैं एक दिन, ये सब क्या हो रहा है? ये सब सपना में हो रहा है। उसको एक दिन लग रहा था सपना में कि मुझे बहुत डरा रहा है, लेकिन एक दिन वही तिरिच को जलाने के लिए आ रहा है सपना, ठीक है। अब ये सब लग रहा है तब सचमुच में हम कर रहे हैं, चलो हमेशा के लिए क्या तिरिच भाग जाएगा और जल जाएगा। तिरिच उसमें जल रहा था, उसके जलने की चिरायत गंध हवा में फैल रही थी और मेरा मन जोर से चिल्लाने को हुआ। डर भी रहा था, गंध ऐसा फैल रहा था, सुगंध आ रहा था। और सोचा कि मैं सपना में जाग जाऊं, चिल्लाऊं, ऐसा चिल्लाऊं कि मुझे नींद टूट जाए। चिल्लाने को हुआ, यानी ज्यादा खुशी न भी हो रहा था। वो सोच भी रहा था, सस्पेंशन में भी था, क्या पता सही में हम जला रहे हैं ये झूठा है, कि ताकि जैसे नींद टूटे और तैसे ही हम देखेंगे कि हाँ सही में हम जलाएंगे, सब तरफ हल्ला कर देंगे। हुआ, लेकिन मैं डरा कि नहीं मैं जाग न जाऊं और यह सब कुछ सपना न साबित हो जाए। मैंने थानू की ओर देखा, वह रो रहा था। अब मैंने देख रहा था कि थानू भी क्या कर रहा है, रो रहा था डर के मारे। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, ठीक है। यानी बताइए रानी ने आई है निधि, थानू का यहाँ क्या बोलते हैं, उदय प्रकाश का सबसे अच्छा दोस्त कौन थे? थानू थे। मेरे सपने में इसी जगह से निकलकर उस तिरिच ने कई बार मेरा पीछा करना शुरू किया था। आश्चर्य था कि इतने लंबे अरसे से उसके अड्डे को इतनी अच्छी तरह से जानने के बावजूद कभी दिन में आकर मैंने उसे मारने की कोई कोशिश नहीं की थी। मैं सोचा था कभी कि जिस जगह से तिरिच निकलता है और उसी के बारे में जब सपनाते हैं, तो मैं कभी सोचा भी नहीं था कि वहां पर जाके लहरा देंगे, ऐसा सोचा भी नहीं था। लेकिन कोशिश न किया, मेहनत किया, मिल गया। मेरे सपने में इसी जगह ये हो गया है। मैं आज बेतहासा खुश था। मैं आज क्या था? बेतहासा खुश था। इतना खुश था कि कह नहीं सकते हो कि दुनिया का जिंदगी में सबसे बड़ी पहली बार वैसा खुशी मिला जितना मैं खुश था। जिसको से डरता था, ठीक है, उसी से खुश हुआ लास्ट में। पंडित राम अवतार ने बतलाया था। अब इसका कहानी खत्म होता है, अब बाबूजी का कहानी सुनाया जा रहा है। पंडित राम अवतार ने बतलाया था कि ट्रैक्टर ने 9:45 बजे के लगभग शहर का चुंगनी नाका पार किया था। कहाँ? चुंगनी नाका।
देखिए शहरों में एक ऐसा ऐसा नाम होता है, हर शहरों का अलग अलग थोड़ा नगर का नाम होता है। चुंगनी नाका, चुंगी नाका, कहाँ बाबू? चुंगनी नाका। बता सकते हैं कि चुंगी नाका कहाँ पड़ता है? कहाँ? मध्य प्रदेश। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश का ना चिमनी बताया जा रहा है, इनका जन्म हुआ था। लेकिन चुंगनी नाका कितना बजे? पौने 10 बजे। बताइए, अब बता दीजिए पौने 10 बजे कितना होता है? 9:45। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? बहुत ऐसे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। पौने 10 यानी कि 9:45, ठीक है? तो पौने 10 कहाँ जाते हैं बाबू? उतना बजे कहाँ पहुँचते हैं? चुंगी नाका पार किया था। वहाँ उन्हें नाके का टोल टैक्स चुकाने के लिए कुछ देर रुकना भी पड़ा था, लेकिन वहाँ पर टोल टैक्स लग रहा था। क्या लग रहा था? टोल टैक्स। कभी देखे हैं टोल टैक्स लगते हुए? मतलब कि सभी का रहता है गेट की तरह बांधा हुआ, उसी को टोल टैक्स कहा जाता है, ठीक है? 2 व्हीलर से नहीं लिया जाता है, 3 व्हीलर 4 व्हीलर ही सबसे लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है रोडों का। वहां पर पिताजी ने ट्रैक्टर से उतरकर पेशाब करने गए थे। इतना याद है ट्रैक्टर वाले को, ठीक है, कि पिताजी ने कैसे कैसे कहां कहां गए, ठीक है? तो चुंगी नाका के बगल में ही टोल टैक्स लग रहे थे, वहां पे रुका, कुछ देर ही ट्रैक्टर रुके। उतने में सोचा पिताजी कि चलो हम टॉयलेट जाके कर लेते हैं, ठीक है? लौटने पर उन्होंने बताया कि उनका सिर कुछ घूम सा रहा था, और लौटने पर उन्होंने बताया कि उनका सिर कुछ घूम रहा था। जैसे पेशाब करके आते हैं, ट्रैक्टर पर बैठते हैं, वैसे ही ट्रैक्टर वाले को बोलता है अब मेरा सिर घूमने लगा, चक्कर मारने लगा। तब तक पिताजी को धतूरे का गाढ़ा पिए हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका था, और उसके पहले धतूरे का बीज जो रस होता है गाढ़ा पिए हुए कितने घंटे हो गए थे? 1.5 घंटा हो चुका था। ट्रैक्टर ने पिताजी को शहर में 10:05-7 के आसपास छोड़ दिया था। और शहरों में कितने बजे तक छोड़ दिया था? कम से कम 10:05 से 7 तक, इतना बजे तक छोड़ दिए थे। ऐसा यहाँ तक याद है ट्रैक्टर वाले को, मतलब कि भुला जाता है जी शहरों में जाने के बाद। एक तो गांव गवैया आदमी था, अनपढ़ था, कभी शहर का मरहम जानता था नहीं। ट्रैक्टर में ही बैठे पलड़ा गांव के मास्टर नंदलाल का कहना था कि जब शहर में मिनर्मा टॉकीज के पास वाले चौराहे पर पिताजी को ट्रैक्टर से उतारा गया, तब उन्होंने शिकायत की थी कि उनका गला कुछ सूख सा रहा था। उनका गला क्या हो रहा था? सूख रहा था, पानी के लिए तड़प रहा था उसका पिताजी, ठीक है? तो ऐसा बात कौन बोले थे? एक उसी के गांव के बगल में पलड़ा गांव था, पलड़ा गांव के मास्टर नंदलाल का कहना था। किसको कहना था? नंदलाल को कहना था कि जब शहर में मिनर्मा टॉकीज के पास पहुंचा। कौन सा टॉकीज? जानते हैं ना मिनर्मा टॉकीज क्या होता है? सिनेमा घर, क्या कहते हैं? सिनेमा हॉल जिसको हम कहते हैं। वैसे भी स्टूडेंट होंगे जो सिनेमा हॉल जा चुके होंगे, वो आज में रजनीश गए, ठीक है? हिसाब के नहीं जाना है, ठीक है? जब शहर में मिनर्मा टॉकीज के पास वाले चौराहे पर पिताजी को ट्रैक्टर से उतारा गया। अच्छा बताइएगा, पिताजी कहाँ उतरे थे? मिनर्मा टॉकीज के पास। तब उन्होंने शिकायत की थी कि उनका गला कुछ सूख रहा था, और गला उस समय सूख गया था। अब बताइए, जिसका गला सूख रहा होता है कितना छटपटा रहा होता है, प्यास जब लगा हुआ रहता है। और वहाँ तो घुटन महसूस हो रहा था, वहाँ पर पूरे शरीर में जहर घूम रहा था, फैल गया था। वे थोड़ा परेशान भी थे क्योंकि अदालत जाने का रास्ता उन्हें मालूम नहीं था। अब थोड़ा ये भी परेशान थे कि अदालत जाने के लिए वो रास्ता उनसे मालूम नहीं था। किसका? पिताजी का। अदालत गए हैं? नहीं। देखे हैं गया में? देखे हैं। तो कब जाइएगा? देखिए, और शहर के लोगों से पूछ कर
कहीं जाने में उन्हें बहुत तकलीफ होती थी, और शहर से पूछ कर जाने में उसे बहुत तकलीफ होता था। किसको? पिताजी को। पिताजी के साथ एक दिक्कत यह भी थी कि गांव या जंगल की पगडंडियों तो उन्हें याद रहती थी, शहर की सड़कों को वो भूल जाते थे। कोई ऐसा भी अनपढ़ आदमी होता है जी, अगर शहर जा रहे हैं, ठीक है, अगर मान के चलिए कोई डॉक्टर ही जाना है, तो कोई व्यक्ति नहीं पूछताछ करते हैं, वो अपने हिसाब से चले जाते हैं। कोई व्यक्ति पूछताछ करते हैं। वैसा व्यक्ति भी सोचते हैं अगर पूछेंगे तो कोची कहेगा, ठीक है, जैसे तैसे शायद बोल देगा, क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, इसीलिए कोई डर से नहीं पूछता है, अपने हिसाब से चले जाते हैं। और गर्ल्स तो और ना खास करके पूछता है, कहीं पर जाना है तो, ठीक है, वो आज पूछ लेता है। गर्ल्स अपने हिसाब से चले जाइएगा, जल्दी नहीं पूछता कि कहाँ जाना है नहीं जाना है, चुपचाप से। शहर में बहुत कम जाते थे, जाना ही पड़े तो अंतिम समय तक वे टालते रहते थे, तब तक जब तक जाना बिल्कुल ही जरूरी ना हो जाए। लेकिन शहर वो नहीं जाते थे, किन? पिताजी, ठीक है। जब शहर जाने का बारी आता था तब तक वो बातों को टाल दिया कि हम नहीं जाएंगे, डरते थे कि भूला जाएंगे शहर, ठीक है। ऐसे भी लोग होते हैं कि शहर जाने से डर लगता है, जब तक ले वो नहीं जाइएगा साथ। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि पिताजी सारा सामान लेकर शहर के लिए रवाना हुए और बस अड्डे से लौट आए। ऐसा भी होता था पहले कि शहर जाते थे सामान लेकर, लेकिन बस अड्डे से ही घूर कर घरे चले जाते थे, यानी वो डर जाते थे कि शहर जाएंगे तो हम भुला जाएंगे। बहाना यह कि बस छूट गई है, और घर आता था तो कहता था कि बस से छूट गया, कैसे जाए, जबकि हम सब जानते थे कि ऐसा नहीं हुआ होगा। पिताजी ने बस को देखा होगा, फिर वे कहीं बैठ गए होंगे पेशाब करने या पान खाने, इसलिए बस छूट गया होगा, नहीं तो दारू पीने लगे होंगे, यही तो होता है। फिर उन्होंने देखा होगा कि बस छूट रही है, उन्होंने जरा सा और इंतजार किया होगा, जब बस ने रफ्तार पकड़ ली होगी तब ये कुछ दूर तक दौड़े होंगे, फिर उनके कदम धीरे धीरे पड़ गए होंगे और अफसोस और गुस्सा प्रकट करते हुए लौट आए होंगे। ऐसे भी कर सकते होंगे। ऐसा करते हुए स्वयं भी लगा होगा कि बस सचमुच छूट गई है। ऐसे में जबकि हम मान चुके होते हैं कि वे शहर जा चुके हैं, वे लौटकर हमें चकित कर देते हैं। अब ऐसा भी हम कहते हैं कि जबकि हम मान चुके होते हैं कि वे शहर जा चुके हैं, वे लौटकर हमें चकित कर देते हैं। अब हम सोचते हैं कि घर से जब बाबूजी जा रहे हैं तो शहर में जा रहे हैं, आज चले ही जाएंगे, लेकिन कुछ देरी के बाद देखते हैं बाबूजी घर लौट के चले आते हैं, और मैं बाद में चकित हो जाता हूँ, आश्चर्य हो जाता हूँ। यहाँ तो बाबूजी के ख्याल में था, पहले का डर सताया हुआ रहता था कि हम शहर नहीं जाएंगे। अनपढ़ बेचारा था, गांव देहात के आदमी था, शहर का रीति रिवाज क्या जाने, इसीलिए डर से नहीं जाता था। पिताजी के साथ एक दिक्कत यह भी थी कि गांव या जंगल की ट्रैक्टर से मिनर्वा टॉकीज के पास वाले चौराहों पर सिंधवाच कंपनी के ठीक सामने लगभग 10:07 पर उतरने के बाद से लेकर शाम के 6 बजे तक पिताजी के साथ शहर में जो कुछ भी हुआ सुनकर आप लोग चौंक जाएंगे। उसका सिर्फ एक धुंधला सा अनुमान ही लगाया जा सकता है। वहां से छपित हो गए, वहां से बिलट गए उसका पिताजी। पता ना, मिनर्वा टॉकीज के पास उतरे और सिंधवाच नाम का एक घड़ी था। जैसे शहरों में आप जाइएगा तो सचिन तेंदुलकर घड़ी दुकान आपको मिलेगा, क्या बोलते हैं, संजू ज्वेलर्स मिलेगा, ठीक है, कुंदन फास्ट फूड दुकान मिलेगा, बहुत तरह तरह का दुकान मिलता है, ठीक है। तो वहां पर एक दुकान मिलता है सिंधवाच नाम का। डूब जाता है, देखो यहाँ पर सिंधवाच तो बोलते हैं ट्रैक्टर से मिनर्वा टॉकीज के पास वाले चौराहे पर। कहाँ उतरा था बाबू? मिनर्वा टॉकीज के पास उतरे थे और चौराहा था। चौराहा हम किसको कहेंगे? 4 रोडों को आमने सामने।
सिंधवाज कंपनी के ठीक सामने लगभग 10:07 पर उतरने के बाद यहाँ पर जाता है 10:07। 10:07 पर उतरने के बाद से लेकर शाम के 6 बजे। सोचिए बाबू कि 10:07 ये सुबह का समय था। ये किस समय था? सुबह का समय था। और टाइम हो गया है शाम के 6 बज गया। ये सुबह था। अब समय हो चुका होता है शाम। और शाम को कितना बज जाता है? 6 बज जाता है, यानी कि PM हो जाता है। ये क्या था? AM। ये क्या था? मतलब समझते हैं बाबू? AM PM। M के मतलब क्या होता है? पूर्वाहन क्या अपराहन? M के मतलब पूर्वाहन होता है। ये नहीं समझिएगा कि ऐसे अपराहन, उल्टा होता है। M के मतलब पूर्वाहन, PM के मतलब अपराहन। ठीक है, यानी कि 10 आपका देखते हैं कभी कभी M लिखा हुआ रहता है, क्या बोलते हैं मोबाइलों में। ठीक है, तो M तब तक लिखा हुआ रहेगा जब तक रात 12 बजे तक। 12 बजे तक आपका क्या रहेगा? PM रहेगा। क्या रहेगा? PM। अब 12 बजे के बाद 1 मिनट जैसी होगा वहां से आपका AM AM सुबह तक चलेगा, पूरा 10-11 बजे तक चलेगा। और ठीक है, यहाँ अब दिन तक जो दिन बजेगा 12। क्या बजेगा? 12। तो 12 बजे तक आपका क्या चलेगा? AM चलेगा। अब फिर 12 बजे दिन के बाद आपको PM हो जाता है। ठीक है, इस सब बातों को ध्यान रखना। इसीलिए देखें कभी कभी रेलवे जंक्शन कभी कभी होता है 13 बजे। ठीक है, कभी कभी 24 बजता है, 24। ठीक है, कहीं 24। तो 24 से क्या समझिएगा? रात का 12। ठीक है, लेकिन बाबू 10:07 सुबह का समय था। इतना बजे ट्रैक्टर से उस पिताजी को उतारा गया था। लेकिन जो क्या बोलते हैं सिंधवाज का जो दुकान था वहां पर उतारा गया था। और शाम कितना बज गया? 6 बज गया। और 6 बजे तक पिताजी के साथ शहर में जो कुछ भी हुआ उसका सिर्फ एक धुंधला सा अनुमान लगाया जा सकता। कहाँ बिलट गया पता नहीं चला। सोच रहे हैं सुबह से लेकर शाम के बीच में। अब देखिए क्या होता है। यह जानकारी भी कुछ लोगों से बातचीत और पूछताछ के बाद मिला। और यह जो जानकारी मिला कुछ ही लोगों के द्वारा मिला, बातचीत किए तब मिला। किसी की भी मृत्यु के बाद अगर वह मृत्यु आकस्मिक और अस्वाभाविक ढंग से हुई हो, ऐसी जानकारियां मिल ही जाती है। उस दिन बुधवार 17 मई 1972 को सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक लगभग 7.25 घंटे में पिताजी कहाँ गए? 7.25 घंटे में पिताजी कहाँ गए कुछ मालूम नहीं पड़ा। अच्छा, जोड़ करके देखिए कि 10:07 से लेकर 6 बजे तक कितना होता। ठीक है, 7.25 घंटे में पिताजी कहाँ गए मालूम नहीं पड़ा। और उस दिन का नाम था बुधवार। क्या था जी? बुधवार। और तारीख क्या था? 17 मई 1972। घटना कब हुआ था? 17 मई 1972 को सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक लगभग 7.25 घंटे में पिताजी कहाँ गए, कहाँ उनके साथ क्या क्या हुआ। तुम लोग क्या हो गया रे? ओइसे कर रहे हैं। इसका बहुत सही और विस्तारित ब्यौरा तो मिलना मुश्किल है बाबू। खोजना क्या है? मुश्किल है। कहाँ गया पता लगा सकते हैं, ये अनुमान सिर्फ लगा सकते हैं, खोज नहीं सकते हैं कि पिताजी किधर भटका होगा।
जो सूचनाएं या जानकारियां बाद में मिली उनके जरिए उन घटनाओं का सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। जैसा कि पलड़ा गांव के मास्टर नंदलाल ने कहना था। ऐसा बात कौन बोला था? नंदलाल। कि जब पिताजी ट्रैक्टर से उतरे तभी उन्होंने गला सूखने की शिकायत की थी। इसके पहले चुंगी नाका के पास जब पेशाब करके पिताजी लौटे थे तो उन्होंने सिर घूमने की बात की थी। इतना मुझे जानकारी है, इतना नंदलाल के पास ऐसा बात शेयर किया था। तुम लोग ऐसे कर यानी पिताजी पर धतूरे के बीजों का असर होना शुरू हो गया था और धतूरे का बीज का असर शुरू हो गया तो वहां पे कंट्रोल नहीं हो रहा था और उस शरीर में बीज फैला रहा था। ठीक है, टकरा गया वहां पर उसका बीज, तिरिस वाला बीज और इसका धतूरे वाले बीज टकरा गया था। वैसे भी शहर पहुंचने तक पिताजी का गाढ़ा पिए हुए लगभग 2 घंटे हो चुके थे। कितने घंटे हो चुके थे? 2 घंटे हो चुके थे। मेरा अनुमान है कि उस समय पिताजी का प्यास बहुत लगी होगी। गला भिगोने के लिए वे किसी होटल या ढाबे की तरफ गए होंगे, लेकिन जैसा कि मुझे उनके स्वभाव के बारे में पता है, अगर मान के चलिए होटल या ढाबे के पास गए होंगे तो हो सकता है कि कुछ देरी तक लब बच सकते हैं, कहीं पर बैठे हो। ढाबा समझते हो ना? ढाबा लाइन होटल जिसको बोलते हैं, ठीक है, रात में तो रातों में वो चालू रहता है जिसको हम ढाबा बोलते हैं। लेकिन जैसा कि मुझे उनके स्वभाव के बारे में पता है, वे वहां कुछ देर तक खड़े रहे होंगे और फिर एक गिलास पानी मांगने का फैसला ना कर सके होंगे। एक बार उन्होंने बताया भी था कि कुछ साल पहले गर्मियों के दिनों में जब उन्होंने किसी होटल में पानी मांगा था तो वहां काम करने वाले नौकर ने उन्हें गाली दी थी। अब पिताजी पर बहुत संवेदनशील थे, इसलिए उन्होंने अपनी प्यास को दबाया होगा और वे वहां से चल पड़े थे। यानी कि नंदलाल जी बोलते हैं कि मुझे मालूम है कि वो पानी प्यास भी लगा होगा तो ढाबे में या होटल में वो नहीं गया होगा। काहे कि मुझे याद है कि मेरे साथ ही एक बार वो कुछ दिन पहले पानी जब प्यास लगा था तो जब होटल में गया था तो उसको पानी नहीं दिया था पीने के लिए, उसको गाली दिया था और उसको जैसे तैसे कहकर भेजा दिया था। तो इसलिए डर के मारे उसको प्यास भी लगल होगा तो पानी पीने के लिए वो नहीं गया होगा, ना पानी मांगा होगा बेचारा। सोचिए कि किस तरह से वो हाल में होंगे। सवा 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच 45 मिनट तक पिताजी कहाँ गए मालूम नहीं। इसकी कोई जानकारी कहीं से नहीं मिलती है, न न्यूज में मिला, न मीडिया के द्वारा, न किसी के द्वारा। इस बीच ऐसी कोई खास घटना भी नहीं हुई, सुनिए ना, जिससे कोई कुछ कह सके। फिर शहर में सड़क पर आते जाते लोगों में से किसी ने उन पर ध्यान दिया हो, उन्हें देखा हो, इसका पता लगाना भी मुश्किल है। और न कोई लोग कहा कि सड़क से आ रहे हैं जा रहे हैं उसका पिताजी को देखा, तो कोई बोलता है हमने नहीं देखे कि आपका पिताजी कहाँ गए। वैसे मेरा अपना अंदाजा है कि इस बीच पिताजी ने कुछ लोगों से अदालत जाने का रास्ता पूछा होगा और उनके दिमाग में यह बात भी रही होगी कि वहां पहुंचकर वे अपने वकील S.N. अग्रवाल से पानी मांग लेंगे। ऐसा भी हुआ होगा कि वकील के पास गए होंगे अदालत में। अगर अदालत में गए होंगे तो उसको पहचानता था वो वकील, क्योंकि पहले भी 2 बार 3 बार उसको से मिला था और उस वकील का नाम था S.N. अग्रवाल। S.N. अग्रवाल वकील का नाम। ऐसा संभावना जताया जा रहा है, ठीक है, लेखकों के द्वारा। नंदलाल ये बोल रहे हैं, लेकिन उनके पूछने पर या तो लोग चुप रहकर तेजी से आगे बढ़ गए होंगे या किसी ने इतनी बौखलाहट और जल्दबाजी में उन्हें कुछ बताया होगा जो पिताजी ठीक से समझ ना सके होंगे। यानी कि अगर मान के चलिए पिताजी अदालत भी गए होंगे पानी पीने के लिए, अगर मान के चलिए वहाँ पर S.N. अग्रवाल को जानते थे, पहचानते थे, अगर उनको से मांगे भी होंगे तो हो सकता है व्यस्त में, वो सब व्यस्त वाले आदमी होता है, व्यस्त में इधर उधर चले गए होंगे और नहीं तो फिर दूसरा काम में लग गए होंगे और नहीं तो हो सकता है उसका बात ही नहीं समझे होंगे। ऐसा भी तो हो सकता है।
और उसका पागल की तरह जैसा तैसा उसका चेहरा भी होने लगा था, मन भी होने लगा था। जो पिताजी ठीक से ही समझ न सके होंगे और सिर्फ अपमानित, दुखी और परेशान होकर रह गए होंगे। शहर में ऐसा होता ही है, शहर में ऐसा होता ही है। अगर कोई चीज़ लेने जाइएगा तो एक बार से दो बार नहीं बोलिएगा तो नहीं देगा, ठीक है। बड़ा बड़ा चीज़ को लेने जाइएगा ना, बड़ा बड़ा चीज़ को, तो आपको थोड़ा सा हैसियत देखेगा, ठीक है। अगर मान के चले दुकान जाइएगा, ऐसा ही चले जाइएगा, मतलब कि एक सिंपल की तरह चले जाएगा सोना चांदी की दुकान में, तो नहीं देगा। थोड़ा सा जीत जात में जाना पड़ता है, यानी महंगा सामान खरीदने के लिए, ठीक है। अगर मान के चले 4 व्हीलर लेने जाइएगा तो जैसे तैसे चल जाइएगा वहाँ साहब की जैसा जाइएगा, तब कहेगा कि हाँ गाड़ी आया है खरीदने, ठीक है। नहीं तो वहाँ पर देखिए दुकानदारों से बोलने का भी एगो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए ग्राहक को। बढ़िया से तब तक ला बोलिएगा नहीं, अपने हिसाब से एकदम तेज दरार में तब तक ला बात करवे नहीं करेगा, ठीक है। अगर सिंपल आदमी जाइएगा कि मान के चलिए कि 4 व्हीलर है, कहीं पर पूछ लेंगे कि बताइए तो इसका दाम कितना है, कुछ नहीं बोलेगा, हाँ डट के भगा देता है, ठीक है। तो इसलिए जाने से पहले बोलना है, ऐसा बोलना है, ठीक है। वो देखी के साथ आपको समझ जाएगा कि हाँ इसको बातों में कुछ दम है, लग रहा है कुछ लेने के लिए आए हैं, कुछ जानने के लिए आए हैं। देखिए इसके बाद क्या बोला गया है, शहर में ऐसा होता ही है। वैसे बीच के पौने घंटे बारे में मेरा अपना अनुमान है कि इस बीच पिताजी पर गाढ़े का असर काफी बढ़ गया होगा। ये लेखक बोलते हैं कि उस समय हो सकता है कि गाढ़े का असर तेजी से बढ़ गया होगा, टकरा गया होगा। मई की धूप और प्यास ने इस असर को और भी तेज कर दिया होगा। और वो जो समय था, मई का महीना चल रहा था बाबू, मई का महीना, इसमें डाले थे कौन सा महीना चल रहा था, देखिए कहते हैं गर्मी का समय हुआ होता है उस समय। इस बीच पिताजी पर गाढ़े का असर काफी बढ़ गया होगा। मई का धूप और प्यास ने इस असर को और भी तेज कर दिया होगा और भी गहरा कर दिया होगा। उनके पैर लड़खड़ाने भी लगे होंगे और बहुत संभव है कि एक आध बार इस बीच उन्हें चक्कर भी आ गया होगा। ऐसा सोच रहे होते हैं कौन, क्यों सोच रहे होते हैं? क्योंकि घर में वैसा कभी कभी होता था, जो ये जानते हैं बेटाओं का। यहाँ तो बहन बेटा भाई बहन इधर खोज रहे कि पापा किधर है। अब देखिएगा समय के साथ, समय के हिसाब से अगर कोई भी परिवार घर पर नहीं लौटते हैं तो सब बेहाल हो जाते हैं ना सब लोग। पिताजी 11 बजे शहर में देशबंधु मार्ग पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इमारत में घुसे थे। अब ऐसे पता चला कोई लोगों के द्वारा कि 11 बजे कहाँ पहुंचे थे? देशबंधु मार्ग, देश बंधु मार्ग, मतलब कि एक रोड का नाम था देशबंधु मार्ग। जैसे है गया में स्वराजपुरी रोड, ठीक है, कंदीगिट्टो रोड आपका मिलेगा, किरानी घाट मिलेगा, ठीक है, और मिलेगा जीबी रोड मिलेगा, ये सब जगह है, एयरपोर्ट मिलेगा, डोबा शहर घाटी, ये सब रोड मिलेगा। तो उसी तरह से वहाँ पर मध्य प्रदेश में था देशबंधु मार्ग था। क्या था? देशबंधु मार्ग था। स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इमारत में घुसे थे। और कौन बैंक में घुस गए थे? वहीं पर एक बैंक का नाम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वे वहां पर घुस गए। वे वहां क्यों गए मुझे मालूम नहीं, इसकी वजह ठीक समझ में नहीं आती। वैसे हमारे गांव का रमेश दत्त शहर में भूमि विकास सहकारी बैंक में चला गया, लेकिन मेरे गांव का ही एक व्यक्ति था, वो वहाँ नौकरी करता था, रमेश दत्त। उस व्यक्ति का नाम क्या था? रमेश दत्त। रमेश दत्त। तो वो है सुनील दत्त, एक्टर सुनील दत्त है, उसका बेटा का नाम है, देखो संजय दत्त तो पुराना हो गया। बैंक ऑफ इंडिया के इमारत में घुसे थे वे, और वहाँ क्यों गए थे इसकी वजह से ठीक ठाक समझ में नहीं आती। वैसे हमारे गांव का रमेश दत्त शहर में भूमि विकास सहकारी बैंक में क्लर्क था, ठीक है, भूमि विकास।
सहकारी बैंक में क्या था, क्लर्क था, नौकरी करता था। ठीक है, वैसा वही व्यक्ति ने बताया था कि तुम्हारे पिताजी को देखे थे कहाँ जाते हुए, बैंकों में जाते हुए। हो सकता है पिताजी का दिमाग में सिर्फ बैंक रहा हो और वहां से गुजरते हुए अचानक स्टेट बैंक लिखा हुआ देखा हो और वे उधर घूम गए हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई काम होगा बैंकों का, हो सकता है वकील ने पैसा मांगा होगा, पैसा नहीं होगा तो बैंक में चल गया होगा पैसा निकालने के लिए, और वहां से गुजरते हुए अचानक स्टेट बैंक लिखा हुआ देखा होगा तो पैसा निकालने के लिए चल गया होगा, और वे उधर घूम गए हो। उन्होंने अब तक पानी नहीं पिया था, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि वे रमेश दत्त से पानी भी मांग लेंगे। ऐसा भी हुआ होगा कि रमेश दत्त रहते हैं, ऐसा भी अनुमान लगा रहे हैं उसका बेटा कि मेरे गांव का ही है एगो रमेश दत्त, सहकारी बैंक में काम करता है, भूमि सुधार वाले में, हो सकता है वहां पर गया होगा। ठीक है, पानी मांगा होगा, पी लिया होगा, उसी के सामने एगो बैंक है, बैंक में गया होगा, अनुमान लगा रहे हैं। अदालत जाने का रास्ता भी मुझे, एक मिनट, अदालत जाने का रास्ता भी पूछ लेंगे और बता सकेंगे कि उनका सिर घूम सा रहा है, यह भी कि कल शाम को उन्हें तिरिच ने काट लिया होगा। ऐसा भी बात बताने के लिए गया होगा रमेश दत्त, क्योंकि उसका गांव का ही था। स्टेट बैंक के कैशियर अग्निहोत्री के अनुसार वह उस समय कैश रजिस्ट्री चेक कर रहा था, यानी कि स्टेट बैंक इंडिया में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, यानी कि कैशियर कौन होता है, पैसा गिनने वाले को कैशियर कहा जाता है। और वो कैशियर कौन थी, अग्निहोत्री। कौन थी, अग्निहोत्री के अनुसार वह उस समय कैश रजिस्ट्री चेक कर रहा था, पैसा चेक कर रहा था, और उसी समय उसका पिताजी इन कर जाते हैं बैंकों में। ठीक है, अगर देखिए, अगर बैंक में मेन जगह पर जाने के लिए, कैशियर के पास जाने के लिए आपको घंटी बजाना पड़ता है, वो घंटी बजाते हैं कैशियर, जब तक घंटी नहीं बजाते हैं जब तक दूसरा को नहीं बुलाते, और ये बिना कहे पूछे अंदर प्रवेश कर जाते हैं इनका पिताजी। और इसका पिताजी इसलिए कर जाते हैं कि धीरे धीरे इसका पिताजी का पता नहीं चल रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, यानी पागल सा एकदम चेहरा हो गया था इसका, पागल मन हो गया, भटक रहा था इधर उधर। जहाँ गया था अदालत वहाँ पर भी जा नहीं पाया, बाबू भूल आ गया, माथा घूम गया। कभी कभी ऐसे भी होता है कि कोई भी लड़का जाता है शहर तो याददाश्त होता है उसका खो जाता है, जाइएगा अच्छे जगह पर और लगेगा कि हम कहाँ पे चल आए हैं, कुछ देरी के लिए भुला जाते हैं, उसका याददाश्त खत्म हो जाता है, फिर उसको धीरे धीरे याद आता है कि हाँ कैसे कैसे हम आए। कभी कभी मेला उला जाइएगा दुर्गा पूजा घूमने के लिए तो दिन में घूमिएगा, ठीक है, दिन में जान रहे हैं वही जगह है, लेकिन वही अगर रात में जाइएगा ना वही जगह पर तो आपको भूलना की जैसा महसूस होगा कि लग रहा है हम यहाँ पर भुलाए हैं जैसे लग रहा है, वैसा महसूस होता है। रात में वैसा होता है, कभी कभी जानल पहचानल जगह वैसा महसूस होता है। इसके बाद है, हाँ, उस समय अग्निहोत्री पैसा चेक कर रहा होती है, उसी मेज पर लगभग 28,000 रुपये की गड्डियाँ रखी हुई, उसी मेज पर लगभग 28,000 की गड्डियाँ रखी हुई थी। उस वक्त 11 से 2-3 मिनट ऊपर हुए होंगे, 11:02 से 3 मिनट ही हुआ होगा। उसी समय तभी पिताजी वहाँ आ गए, उसी समय पिताजी वहाँ आ गए, वहाँ आए, उनके चेहरे पर धूल लगी हुई थी, चेहरा डरावना था, और उतने में देखा कि उसका पिताजी का चेहरा पर धूल लगा हुआ था, धूल, और उसका पिताजी का चेहरा डरावना था। यानी कि कहने का मतलब है बेचारा पागल की जैसा न हो गया था, और कहाँ गिर रहा है, कहाँ पटका रहा है, कोई देखने वाले थोड़ा ना था, और सब देखने वाले बोल रहा है वो पागल है, पागल है। ठीक है, चेहरा डरावना था, और उस समय अचानक उन्होंने जोर से कुछ कहा था। अग्निहोत्री का कहना था कि मैं अचानक डर गया, और वो जो पिताजी थे वो अच्छा बात बोला था, पिताजी अच्छा बात बोला था अपने भाषा में, लेकिन अग्निहोत्री को लगा कि ये चोर है, कुछ बोला, ये बदमाश है, उसको गलत जवाब आ गया, गलत माइंड में आ गया, और ये बेचारा बोला था अच्छा बात। कहना यह भी था कि अगर वह पिताजी को 1 आध मिनट पहले से अपनी ओर आता हुआ देख लेता तब शायद न डरता,
लेकिन हुआ यह कि वह पूरी तरह से कैश रजिस्टर के हिसाब किताब में डूबा हुआ था। तभी अचानक ही पिताजी ने आवाज़ निकाली और सिर उठाते ही उन्हें देखकर वह डर गया और चीख पड़ा। उसने घंटी भी बजा दी। ठीक है, उसी समय आते हैं और जब देखता है, देखी मैडम, तो कैसे देख भाई वो डर गया। किसी को देखेगा तो डर जाता है। ठीक है, और डर गया तो उतने में वो चिल्लाने लगा मैडम, और चिल्लाने लगा तो वहाँ पर सब वॉचमैन रहते हैं, देखते हैं पुलिस वुलिस रहते हैं वहाँ पर गेट के पास। बिना कहे पूछे जाइएगा बैंक में, क्या काम है, पैसा निकालना, क्या काम है, पैसे जमा करना, जाइए। ठीक है, टाइम से जाइएगा। ठीक है, टाइम जहाँ हो 3 मिनट पहले अगर जा भी रहे होंगे तो कहेगा कि अब टाइम हो गया है। ठीक है, अब बैंक बंद होने वाली है, अब बंद जाइए। उसने घंटी भी बजा दिया। कौन? उसने घंटी भी बजा दी मैडम। और उतने में आ जाते हैं बैंक के चपरासी। बैंक के कौन आ जाते हैं? चपरासियों, 2 चौकीदारों और दूसरे कर्मचारियों के अनुसार अचानक ही कैशियर की चीख और घंटी का आवाज से वे सब चौंक गए, टेंशन हो गई कि कौन घुस आया कि भाई। और वहाँ पर पिताजी चलाए थे। और बेचारा हो सकता है जी प्यास लगल होगा, पानी पीने के लिए आया होगा, अपने हिसाब से कुछ अच्छे काम करने के लिए आए होंगे, लेकिन दूसरा का तो तकलीफ हो जाता है। और उस तरफ दौड़े, तब तक नेपाली चौकीदार थापा ने पिताजी को दबोच लिया। और उसी समय एगो चौकीदार का नाम था नेपाली चौकीदार। अब पिताजी को दबोच लिया और घसीटते घसीटते बैग से बाहर लेके गया, निकाल लिया। दबोच लिया था और मारता हुआ कॉमन रूम की तरह ले जा रहा था, जो साधारण रूम होता है जहाँ पर सभी का बैठने का जगह होता है, वहाँ पर लेके जा रहा था। एक चपरासी रामकिशोर, जिसकी उम्र 45 के आसपास थी, ने कहा कि उसने समझा कि कोई शराबी दफ्तर में घुस आया है या पागल, और चूंकि उसके ड्यूटी बैंक के मुख्य दरवाजे पर थी, इसलिए ब्रांच मैनेजर उसे चार्जशीट कर सकता था। चार्जशीट कहने का मतलब पुलिस के हवाले कर सकता था, उसको ऐसा लगा। ठीक है, यानी कि किसको कहना है? ये बात कौन बोले थे? ये बात बोले थे रामकिशोर। तो रामकिशोर का भी कहना था, वही बैंक का क्या था, ये चपरासी थे। लेकिन इनको कहना था क्या कि उम्र 45 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 45 वर्ष के आसपास थे। ने कहा कि उसने समझा कि कोई शराबी दफ्तर में घुस आया है या पागल, और चूंकि उसकी ड्यूटी बैंक के मुख्य दरवाजे पर थी, इसलिए ब्रांच मैनेजर उसे चार्जशीट कर सकता था। लेकिन हुआ यह कि जब पिताजी मारा जा रहा था, तभी उन्होंने अंग्रेजी में कुछ बोलना शुरू कर दिया और उतने में पिताजी को दे लपड़ दे थप्पड़ मारना स्टार्ट कर दिया वहाँ के चपरासियों ने, अब पुलिसियों द्वारा। तो उसी समय इंग्लिश में कुछ बोला था। कौन? इंग्लिश में कुछ बोला उसका पिताजी, और उतने में समझ गया कि ये सब क्या है, अंग्रेज लोग हैं। अब अंग्रेज लोग आज के डेट में अगर घुस जाएगा अपन भारत में तो छोड़ेगा, आ जाएगा तो गलती से वो नहीं आ सकता है। ठीक है, अब आ भी जाएगा तो समझिए कि खत्म कहानी, आ नहीं सकता है। और उसी समय वो समझ गया था कि अंग्रेज, इंग्लिश में बोला ना पिताजी, जो समझ गया अंग्रेज है। और बेचारा इंग्लिश में कुछ ही बोलेगा, उसको तो बात में लड़खड़ा रहा था बोलने के कुछ, अब बोला गया कुछ, वही में समझ गया कि ये अंग्रेज लोग हैं, बाहर से आए हैं। लेकिन हुआ यह कि जब पिताजी को मारा जा रहा था, तभी उन्होंने अंग्रेजी में कुछ बोलना शुरू कर दिया। इसी वजह से चपरासी का शक और बढ़ गया। इसी बीच शायद असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेहता ने यह कह दिया कि इस आदमी की अच्छी तरह से तलाशी ले लेना, तभी बाहर निकालने देना। हो ना हो, ये हो सकता है दूसरा देश से आया होगा। कहाँ से आया होगा? दूसरा देश से आया होगा, इसलिए इसको क्या कर लीजिए, तलाशी ले लीजिए। वैसे चपरासी रामकिशोर का कहना था कि पिताजी का चेहरा अजीब तरह से डरावना हो गया था, खतरनाक हो गया था। किसको कहना था? रामकिशोर का कहना था। और रामकिशोर यहाँ तक अगला समाचार बताया, मतलब कि हर जगह समाचार कौन बता रहे हैं? कोई न व्यक्ति बताइए रहे। यहाँ पर समाचार कौन बताया? रामकिशोर बताएं कि ऐसा ऐसा बैंक में हुआ था। पिताजी का चेहरा अजीब तरह से डरावना हो गया था, उस पर धूल जम गई थी और उल्टी की बास आ रही थी, और उल्टी का सुगंध आ रहा था। पूरे शरीर पर उल्टी उल्टी दम किया हुआ था, जैसा बास आ रहा था।
यानी कि सुगंध आ रहा था। बैंक के चपरासियों ने पिताजी को ज्यादा मारने पीटने की बात से इनकार कर दिया कि देखो ज्यादा मारो पीटो नहीं, इसको पुलिस के हवाले कर दो, पुलिस अपना समझेंगे कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। ठीक है, हम लोग के मारने पीटने से क्या फायदा, कानून है ना जी, कानून अपना देखेगा। लेकिन बैंक के बाहर ठीक दरवाजे के पास जो पान की दुकान है उसमें बैठने वाले बुन्नू का कहना था, लेकिन बैंक के सामने एगो क्या था, पान का दुकान था, गुमटी था जिसको कहें, लेकिन उस गुमटी में कौन रहता था, बुन्नू रहता था, बुन्नू। तब बुन्नू का कहना था, पिताजी के समाचार बता रहे हैं, बुन्नू का कहना था कि जब 11:30 बजे, कितना बज गया था अब, 11:30 बजे, 11:30 जब हो गया तो बुन्नू का कहना था, किसको कहना था, बुन्नू का कहना था कि जब 11:30 बजे के आसपास पिताजी बैंक से बाहर आए तो उनके कपड़े फटे हुए। अब बैंक से जैसे पिताजी बाहर आते हैं तो उसका कपड़ा से उड़ जाता था। बाद में जानते हैं क्या होता है, सिर्फ चड्ढी बचता है, सिर्फ चड्ढी, अब पूरा कपड़ा खत्म। कपड़े फटे हुए थे और निचला होठ कट गया था, उतने में निचला होठ कट गया था, जहां से खून निकल रहा था, आंखों के नीचे सूजन और कटकी चमकते थे, चकते थे, और सूजन बढ़ गया था। क्या बढ़ गया था, सूजन बढ़ गया था, चोट ना आ गया था जी, सूजन आ गया था। अब ऐसे चकते के बाद बैगनी या नीले पड़ जाते हैं, और वैसा चकता जो हो जाता है ना, तो सूजन बढ़ जाता है, बैगनी की जैसा काला काला धब्बा हो जाता है। तब उस समय पिताजी नाम पूरा बेहाल में हो गया था, सोचो। इसके बाद यानी 11:30 बजे से लेकर 1 बजे के बीच पिताजी कहाँ कहाँ गए इसके बारे में जानकारी नहीं मिली, लेकिन बुन्नू का इतना ध्यान जरूर था कि बुन्नू यहाँ आया था, निचले वाले ठोर कटा हुआ था, और जो जहाँ पे चोट था, जहाँ पे निशान था आंखों के नीचे, वहां तक मैंने देखा है। ठीक है, बैंक तकला मैंने देखा है, वहां तकला न्यूज बताता है। हाँ, स्टेट बैंक के बाहर पान की दुकान लगाने वाले बुन्नू ने एक बात बताई थी, हालांकि इस बारे में वह पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। या तो हो सकता है कि स्टेट बैंक के कर्मचारियों से डर की वजह से वह साफ साफ बतलाने से कतरा रहा हो। बुन्नू ने बतलाया था कि स्टेट बैंक से बाहर निकलने पर शायद पर बहुत जोर डाल रहा था। पिताजी ने कहा था कि उनके रुपये और कागजात बैंक के कर्मचारियों ने छीन लिए। शायद जब मार रहा होता है तब वो बुन्नू देखा था कि पिताजी के जब मार रहा था तो पिताजी एंड बोल रहा था अपने माइंड में, पागल जी मन में जब बोलते रहता है। तो हो सकता है कि बैंक में कुछ छूट गया होगा, कागज ये सब छूट गया होगा, कुछ कागज उगज था, इसलिए बोलता होगा कि छूट गया है कागज तो मुझे दे दीजिए। तो उसको उससे लगा होगा कि इंग्लिश में कुछ ही तो बोल रहा है, जिस टाइप का था, कर्मचारियों को लग रहा होगा, उतने में उसको पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन बुन्नू का कहना था कि हो सकता है पिताजी ने कोई और बात कही हो, क्योंकि वे ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। अब बुन्नू पूरा बोल लिया कि ठीक से भी नहीं बोल पा रहे हैं, तो उसको आवाज भी नहीं निकल रहा था। उनका निचला होठ काफी कट गया था, मुंह से लार भी बह रही थी, और उनका दिमाग सही नहीं था, उसका दिमाग भी सही नहीं था। मेरा अंदाजा है कि इस समय तक पिताजी पर गाढ़े का असर बहुत ज्यादा हो चुका था। हालांकि पंडित रामावतार इस बात से इनकार करते हैं। उनका कहना था कि धतूरे के बीज तो होली के दिनों में भांग के साथ भी घोटे जाते हैं। ठीक है, यानी कि उसका दिक्कत नहीं हुआ होगा। ऐसे होली में धतूरे के बीज से भांग बनाया जाता है, भांग की जैसा ही होता है, वो पी भी सकता है, लेकिन जहर कैसे फैल जाएगा उसको, जहर नहीं फैला होगा। ये वाला पेज कंप्लीट कर में भांग के साथ भी घोटे जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि आदमी पूरी तरह से पागल हो जाए। ऐसा भी नहीं होता है कि आदमी भांग के धतूरा से पीस कर पागल ही हो जाए। ठीक है, भांग पिए है ना? चलो ठीक है। पंडित रामावतार का मानना है कि या तो तिरिच का जहर उस समय पिताजी के शरीर में चढ़ना शुरू हो गया था और उसका नशा उनके दिमाग तक पहुंचने लगा था,
ठीक है, नशा पिरिच का ही चढ़ा होगा, ठीक है, और उसका दिमाग तकला चढ़ गया होगा, इसलिए पागल के जैसा वो हो गया। या फिर बहुत संभव है कि जब स्टेट बैंक में पिताजी को थापा चौकीदार और चपरासियों ने मारा पीटा था, तब उनके सिर के पीछे की तरफ कोई चोट लग गया था। जब मारा पीटा था ना बैंक में, तो सिर के पिछला हिस्सा में चोट लग गया था। अब पीछे जानते हैं कि छोटा दिमाग होता है, किसी को मारिएगा हंसी मजाक से भी, तो पीछे मत मारिएगा किसी को, देह पर ठोकिएगा ना। तो देखते हैं कोई मार देता है पीछे, तब मारने में अच्छा लगता है, चपाक चपाक बजाता है, ठीक है। तो किसी को वैसे नहीं करिएगा, छोटा दिमाग होता है, ठीक है। जो हम लोग सोचते हैं समझते हैं, मेन दिमाग यही है, ठीक है। या फिर बहुत संभव है कि जब स्ट्रेट चोट लग गई हो और उस धक्के से उनका दिमाग सनक गया हो, ऐसा भी हो सकता है। चोट लग गया होगा और उसके बाद दिमाग क्या हुआ होगा, सनक गया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि उस समय तक पिताजी को थोड़ा बहुत होश था और वे पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह वे शहर से बाहर निकल जाएं। लेकिन उस समय पिताजी का होश था, पिताजी का होश था कि हम किसी तरह से शहर से बाहर निकल जाएं। शायद रुपये और कागजात बैंक में छिन जाने की वजह से उन्होंने सोचा हो कि अब यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने शायद एक आध बार सोचा भी होगा वापस स्टेट बैंक जाकर अपने कागजात तो कम से कम मांग लिए जाए, ये भी तो सोचा होगा। फिर ऐसा कहने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी होगी, वे डर गए होंगे। उन्हें उनके जीवन में पहली बार इस तरह से मारा गया था, इसलिए वे ठीक से सोच पाने में सफल नहीं हो पा रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पर लेखक का कहना था कि हो सकता है कि आदमियों के द्वारा, जो बुन्नू के द्वारा बोला जा रहा है कि जिंदगी में उस पिताजी को पहली बार मार बज रहा था, वैसा मार कभी नहीं बज रहा था। उनका शरीर बहुत दुबला था, किसका पहले से ही जानते हैं, उसका पिताजी का शरीर दुबला पतला था और बचपन से ही उन्हें एपेंडिसाइटिस की शिकायत थी। एगो बीमार भी था, एगो बीमारी एपेंडिसाइटिस नाम का बीमारी चलता था। भगा देंगे, बाहर कर देते हैं। सुनो बढ़िया से, तुम तो चुपचाप है, तुम क्या बोल रहे बीच में। बचपन से ही उन्हें एपेंडिसाइटिस की शिकायत थी। यह भी हो सकता है कि उस वक्त तक उन पर गाड़े का असर इतना ज्यादा हो गया हो कि वे एक चीज पर देर तक सोच ही नहीं पा रहे हो और दिमाग में हर पल पैदा होने वाले हो। अजीब गजीब का सवाल आ रहा होगा माइंड में उसको। छोटे छोटे बुलबुलों जैसे विचारों या नए नए झटकों के बस में आकर इधर से उधर चल पड़ते रहे हो। लेकिन मैं यह जानता हूँ, मुझे अच्छी तरह से महसूस होता है कि उनके दिमाग में घर लौट आने और शहर से बाहर निकल जाने की बात एक अस्थायी बार बार कहीं अंधेरे से उभरने वाली, भरे ही बहुत छीन और बहुत धुंधली बात जरूरी रही होगी। लेकिन पिताजी सोच रही होगी, बेटा सोचते हैं कि मुझे पापा पर विश्वास है कि पापा जरूर घर आने के लिए सोच रहे हैं इधर उधर, कि घर में कैसे है, परिवार होंगे। पिताजी लगभग 11:15 बजे यानी कि 11:15, ठीक है, कहा कि इसके पहले 11 बजा था, ठीक है, शहर के पुलिस थाना पहुंचे थे। 11:15 बजे शहर के पुलिस थाना पहुंचे थे, पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। थाना शहर के बाहरी छोर पर सर्किट हाउस के पास बने विजय स्तंभ के पास है। और जो थाना था कहाँ था? विजय स्तंभ के पास है, शहर के। आश्चर्य यह है कि थाने से बमुश्किल 1 किलोमीटर दूर अदालत पहुंच सकते थे, ठीक है। अदालत से 1 किलोमीटर के बाद है थाना वाला, जहां पर पहुंचने में उसको लगेगा। समझ में यह नहीं आता कि पिताजी अगर यहाँ तक पहुंचे थे, क्या तब तक उनके दिमाग में अदालत जाने की बात रह भी गई थी? उनके कागजात तो नहीं रह गए थे? यानी कि लेखक सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं कि हो सकता है थाना भी गया होगा पिताजी, क्योंकि वहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर, ठीक है। पिताजी ना मिल रहा है, इसके लिए आश्चर्य कर रहे हैं, क्या तब तक उनके दिमाग में अदालत जाने की बात रह भी गई थी कि नहीं? उनके कागजात तो नहीं रह गए थे। थाने के HO राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? मेन जो होता है बड़ा बाबू,
है। लेकिन इसको जानते हैं कौन से स्टूडेंट है? HHO है। एस है ना? ऐसे एस राघवेंद्र प्रताप सिंह। राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि उस वक्त 1:15 हुए थे। समय कितना हो गया? 1:15 हुए। उस समय बोल रहा है राघवेंद्र प्रताप सिंह। राघवेंद्र प्रताप सिंह वे घर से लाए गए टिफिन को खोलकर लंच लेने की तैयारी ही कर रहे थे। उस समय 1:15 हुआ था। उसी समय ये लंच कर रहा था। कौन? SHO राघवेंद्र प्रताप सिंह। और उसी समय उसका पिताजी वहां पे पहुंचते हैं। आज टिफिन में पराठों के साथ करेले रखे हुए थे। अब यहाँ पर कुछ चुटकुला होता है अपने आप में कि आज टिफिन में पराठों के साथ करेले रखे हुए थे। जो टिफिन आया था ना राघवेंद्र प्रताप सिंह के घर से, तो पराठे के साथ क्या रखा हुआ था? करेला। करेला के मतलब भुंजिया। ठीक है। आज टिफिन में पराठों के साथ करेले रखे हुए थे। करेले वे खा नहीं पाते और करेला का भुंजिया कभी खाए नहीं करते। कौन? न भुंजिया न सब्जी। राघवेंद्र प्रताप। और इसी उलझन में थे और उसी टेंशन में थे कि हम खाना क्या खाएं। इसीलिए सोच सोच कर वो टिफिन खोल रहे थे। अब क्या करें? तभी पिताजी वहां पर आए थे। तभी पिताजी वहां पर पहुंच गए थे। उनके शरीर पर कमीज नहीं थी जी। उसके शरीर पर कमीज नहीं थी। पैंट फटी हुई थी। लगता था कि वे कहीं गिरे होंगे या किसी वाहन ने उन्हें टक्कर मारी होगी। वैसा हाल हो गया था। ध्यान लगा। पिटाई के दम तुम लोग के लक्षण सुनिएगा। लगता था कि वे कहीं गिरे होंगे या किसी वाहन ने उन्हें टक्कर मारी होगी। थाने में उस वक्त एक ही सिपाही गजाधर प्रसाद शर्मा मौजूद था। लेकिन थाना में एगो सिपाही थे। उस सिपाही का नाम था गजाधर प्रसाद शर्मा। लेकिन ऐसा बात कौन देखे थे कि पिताजी इस वेश में आया है? ये राघवेंद्र प्रताप सिंह। ये तो खुद पहले से टेंशन में था। सुन रहे हो? ये पहले से इसलिए टेंशन में था कि जिस दिन उसी समय जब लंच आया था ना, तो अच्छा लंच नहीं आया था उस समय। ये टेंशन में खुद था। और दूसरा टेंशन आ गया फिर कि कोई आ गया। उस समय क्या था? पूरे शरीर पर क्या बोलते हैं, शरीर पर जो शर्ट था फट चुका था, फटा हुआ था उस समय। लेकिन थाने में उस वक्त एक ही सिपाही गजाधर प्रसाद शर्मा मौजूद था। सिपाही का कहना था कि उसने सोचा कि शायद कोई भिखमंगा थाने में घुस आया और वैसा हाल हो गया। भिखमंगा की जैसा हाल हो गया। उसने आवाज भी दी, लेकिन पिताजी तब तक SHO राघवेंद्र प्रताप सिंह की टेबल तक पहुंच चुके थे। उसने आवाज दिया था। किसने आवाज दिया था? गजाधर प्रसाद शर्मा। कह रहे बाहर, अंदर मत आओ, बाहर ही रहो। लेकिन उतने ही रोकते 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 तब तक कहाँ आ चुका था? ये मतलब कि SHO के पास आ चुके थे और टेबल के पास जहाँ पे नाश्ता कर रहे थे वहां पे आ चुके थे। उसने आवाज भी दी, लेकिन पिताजी तब तक SHO राघवेंद्र प्रताप सिंह की टेबल तक पहुंच चुके थे। SHO ने कहा कि करेलों की वजह से वैसे भी उनका मूड ऐसे भी मूड ऑफ था। ठीक है, ऐसे भी टेंशन में था। 13 साल की विवाहित जीवन के बावजूद पत्नी यह नहीं जान पाई थी कि उन्हें कौन सी चीजें बिल्कुल नापसंद है। इतनी नापसंद कि वे उन चीजों से घृणा करते हैं। उन्होंने जैसे कि निवाला मुंह में रखा, पिताजी बिल्कुल उनके करीब पहुंचे गए। लेकिन यहाँ पर बोलते हैं, कुछ अपना दुख बतलाते हैं, सोचते हैं माइंड में कि 13 बरस में जब शादी हो गया तो पत्नी भी ये भी नहीं जानता है पति की चाहत क्या होता है, पति कैसा कैसा खाना खाता है, अब पति का क्या क्या पसंद है खाना में। ठीक है, 13
साल मतलब कि हो गया है, अब अभी से लेकर आज तक ला पता नहीं किया है कि पति का क्या क्या पसंद है। जो आज ऐसा ऐसा भेड़िया गड़ेरिया खाना परस दिया, ठीक है, अच्छा उसको नहीं लग रहा था उसे, इसलिए वो टेंशन में था। उन्होंने जैसे ही निवाला मुंह में रखा, जैसे ही पहला कोर निवाला मुंह में रखा, बेचारा घुट घुट के तो एगो खाना खा रहे थे। पिताजी बिल्कुल उनके करीब पहुंच गए। सही में चल जाएगी घरे। पिताजी के चेहरे और कंधों के ऊंचे नहीं, पिताजी के चेहरे और कंधों के नीचे उल्टी लगी हुई थी। क्या उल्टी? जो दस्त कर दिया था और उसकी बहुत तेज गंध उठ रही थी। उठने में तो लगेगा उसको कि उल्टी कर देगा, ठीक है, और उसी समय वो खाना खा रहा था, वैसा अजीब गजीब देख लिया था। SHO ने पूछा कि क्या बात है, तो जवाब में पिताजी ने जो कुछ कहा उसे समझना बहुत कठिन था। जो भी बोल रहे थे पिताजी समझ नहीं पा रहे थे। SHO राघवेंद्र प्रताप सिंह के बाद पछता रहे थे कि अगर उन्हें मालूम होता कि यह आदमी बकेली ग्राम का प्रधान हो और भूतपूर्व अध्यापक है तो वे उसे थाने में ही कम से कम 2-4 घंटे बिठा लेते। लेकिन ये भी राघवेंद्र प्रताप सिंह उसको जानता था पहले। इसको बेटा जानते हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह के। ये बोलते अगर राघवेंद्र प्रताप सिंह को मालूम होता कि बकेली ग्राम का रहने वाला था तो 2 घंटे तक थाना में बैठा सकता था मेरे पिताजी को, तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ें, ठीक है, यहाँ तक आप लोग पढ़ें कि पिताजी पूरा दम बद से बेहतर हो गया है। यहाँ तक उल्टी उल्टी पूरा लगा हुआ है, यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि एक भिखमंगा की तरह हो गया। अगला क्लास में पढ़िएगा, ठीक है, कि बच्चे लोग इस पर ढेला मार मार कर इसको खत्म कर देता है, पागल को से मार ही देता है। ठीक है, ऐसा होता है। आज का क्लास रहने देते हैं, ठीक है, फिर मिलेंगे अगला दिन। जाइए आप लोग घरे और एक थरिया खा लीजिएगा, भूख लग गया ना करके। 1 2 3 4 कहाँ से खत्म होगा?